हिंदुस्तान की सरजमी पर G20 का आयोजन अब आप इसे समझिए कि उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से अब रिजल्ट्स को लाने की बारी होगी। और वो कौन से रिजल्ट्स हैं? वो हिंदुस्तान को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के रिजल्ट्स हैं जिन पर चर्चा होनी ज़रूरी है। ये मेहमान जो आ रहे हैं उनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। आज 3 बैठकें होने वाली है, बायलैटरल मुलाकात जो आज होने वाली है। एक तो मॉरिशस के राष्ट्र अध्यक्ष के साथ, प्रधानमंत्री जगन्नाथ के साथ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो कि 7 बजे के आसपास आने वाले हैं, उनके साथ ये बैठकें होने वाली है। शाम 6:55 पर पहुंचेंगे जो बाइडेन। मेरे साथ मेरी सहयोगी आदिति नागर भी जुड़ चुकी है, पॉलिटिकल एडिटर। ज़रा उनका रुख करते हैं। आदिति, आप तो बहुत लोगों से लगातार टच में होंगी, खासकर उन लोगों से जो राजनीतिक पहलू से और चश्मे से इस पूरे के पूरे G20 आयोजन को देख रहे होंगे। लेकिन मैं उस पर बात करूं उससे पहले ये जो 3 बैठकें होने वाली है, कितनी महत्वपूर्ण, क्या चैलेंजेस हिंदुस्तान के सामने आने वाले हैं और कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आज एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें ध्यान देना होगा और उस पर नज़र रखनी होगी? बिल्कुल, देखिए ये जो 3 महत्वपूर्ण बैठक है आज या फिर ये अगले 3 दिन या 2 दिन जो कुछ होने वाला है, भारत का जो पर्सनल एजेंडे के लिहाज से या भारत अपने आप को डाउन द लाइन 5 साल 10 साल में कहाँ देखता है, और नरेंद्र मोदी जी तो तुरंत चीज़ें करने वाले व्यक्तियों में से एक हैं, तो वो जो अगले 2-3 सालों में खुद को विश्व पटल पे कहाँ देखते हैं, भारत को कहाँ देखते हैं, उसमें ग्लोबल साउथ एजेंडा जो है वो इस G20 की बैठक में काफ़ी कुछ होता है। देखिए आज ही ऐसे 9 जो देश हैं जिनको इनवाइट किया गया है, जिसमें से 2 जिन बायलैटरल आज मुलाकात है, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के उतने ही बड़े मायने हैं। G20 जितना ज़्यादा चर्चित है या जितनी लोगों की नज़रें हैं, उतनी ही नज़रें आज एक बार फिर वो जो दोनों की बॉडी लैंग्वेज, वो वार्मिंग अप ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द 2 कंट्री, क्योंकि 2 महीने पहले मैंने यूएस जब मैं गई तो अपनी आंखों से देखा कि क्या भव्य स्वागत यूएस में, जो व्हाइट हाउस के दरवाजे खोले गए, तमाम चीज़ें हुई। और सबसे बड़ी बात है, जो देश ने पहले कभी नहीं किया था, पहले न्यूक्लियर डील हुई, पहले भी डिफेंस डील हुई, लेकिन हम लोग हमेशा डिफेंस के मामले में दूसरों को देखते रहते थे, दूसरे देशों पे उम्मीद लगाए बैठे थे। अब जो 80% ट्रांसफ़र जो हुआ है, उसी लिहाज में आज की बैठक 3 मुद्दों पे सबसे महत्वपूर्ण है। कट शॉर्ट करके मैं आती हूँ। 3 बैठकें हैं। सबसे पहले जो बाइडेन और भारत की बात करते हैं। जो बाइडेन और भारत की बात में सबसे पहले चाइना, एक आप माने या ना माने, बायलैटरल मुलाकात में ये ट्राइलैटरल है, क्योंकि चाइना है या नहीं है, चाइना पे चर्चा होगी। चाइना कॉमन फैक्टर है दोनों देशों के लिए। उनका आना, उनका पुल आउट भी ना करना, रिप्रेजेंटेटिव भेजते हुए एक मैसेज दे देना, और फिर उनका वासुदेव कुटुंबकम पे सवाल उठाना, उनकी लैंग्वेज पे सवाल उठाना, तमाम चीज़ें। दूसरी बात है, जिस तरीके से चाइना को धीरे धीरे साइड डाउन करके उसका ऑल्टरनेट के रूप में अमेरिका भारत को खड़ा करना चाहता है, और उसी कड़ी में आज जो चर्चा होगी, पहली चर्चा ये होनी है कि एक और न्यूक्लियर डील पर एक बात होनी है, उसको लेकर जो ट्रायल चल रहा है। दूसरी बात है एजुकेशन को लेकर, जो इंडियन स्टूडेंट्स जाने वाले हैं, उस एजुकेशनल पॉलिसी पर भी बात होनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं यूएस जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके वीज़ा से लेकर, उनके वहाँ अकोमोडेशन से लेकर, वहाँ उनके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन से लेकर, तमाम जो ये एक बहुत बड़ी सौगात होने वाली है। तीसरी बड़ी बात है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ जो टेक्निक है 80%, उसको लेकर क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो कांग्रेस है, यूएस कांग्रेस, उससे एक प्रपोजल पारित होना बाकी है। तो ये तमाम मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। प्लस G20 में जो मेजर मुद्दे हैं, उसमें यूएस और अमेरिका के क्या पर्सनल एजेंडे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी बात उस कंसेंसस पे आती है। तो जब कंसेंसस रशिया और चाइना जैसे लोग उस पर सवाल खड़े करेंगे, तो अमेरिका है जो साथ में उस लैंग्वेज पर, उन पैराग्राफ पे, उन कंसेंसस, क्योंकि किसी भी बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि, और खास तौर पे G20 का, कि कंसेंसस क्या निकला है, तो उसमें यूएस खड़ा होगा, क्योंकि भारत की सफलता इस G20 की और असफलता उस कंसेंसस पे डिपेंड करेगी। तीसरी आप जी हाँ, नहीं, मैं तीसरी भी सुनना चाहती हूँ। और दूसरी बात, अब बात करते हैं शेख हसीना। हमारे संबंध बांग्लादेश से कैसे थे, कैसे हुए, और आज शेख हसीना बड़े भाई और दोस्त को भारत के लिहाज से देखती है। अब आप देखिए कि वो आ भी रही हैं,
और साथ में एक रेल लिंक है त्रिपुरा से होते हुए, जो रामपाल पावर प्लांट है उसको वर्चुअली, मतलब एक तरफ तो G20 चल रहा है, बांग्लादेश पार्ट ऑफ G20 नहीं है, इनवाइट किया हुआ देश है, और उसमें एक बड़ी परियोजना का शुभारंभ जो है वो प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना कर रही हैं। हाँ। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं, एक्सचेंज ऑफ अग्रीमेंट्स हैं जिन पर चर्चा होनी है। और फिर तीसरा मॉरिशस में और हमारे संबंध 1948 से तो हैं ही, लेकिन 1820 से हैं, कल्चरल तमाम चीज़ें। यहाँ पर भी हमारा जो FTA है, ट्रेड का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, उसको बढ़ावे को लेकर, तो ये तीनों मुलाकातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और भारत का जो ग्लोबल साउथ एजेंडा है वो धीरे धीरे, यानी जो ग्लोब का जो साउथ वाला पार्ट है उसका लीडरशिप के लिहाज से भारत जो है सबसे ऊंचे पायदान पर है। और यही कड़ी में धीरे धीरे जो एक्चुअल ग्लोबल लीडरशिप है वो भारत अपनाएगा, अपनी स्ट्रेटेजिक, अपनी विजडम और विजनरी तरीके से। जी, तो बातें अभी हमें बहुत तफसील से आसान भाषा में समझाई है डॉक्टर कौशिक। एक होता है इस तरीके से हाथ रखना और एक होता है इस तरीके से हाथ रखना। विपिन जी, मुझे नहीं पता आप मुझे देख पा रहे हैं या नहीं। एक मुद्रा होती है देने वाली और एक मुद्रा होती है जहां पर आप कुछ मांग रहे होते हैं। मैं आप लोगों से ये समझना चाहती हूँ कि इस वक्त जब हम G20 कर रहे हैं, हिंदुस्तान किस भूमिका में नजर आ रहा है, या फिर ये बहुत ही बीच का मामला है, सेंटर में हमें चलना है, थोड़ा किसी से लेंगे और थोड़ा किसी को देने की बात हो सकती है। डॉक्टर कौशिक, आपसे शुरुआत करूंगी, फिर विपिन जी आपका रुख करूंगी। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा ना कि पड़ोसी देशों को जब आवश्यकता पड़ी, जिन परिस्थितियों से पड़ोसी छोटे देश गुजरे, हमारा देश सबसे पहले वहाँ उनके साथ खड़ा रहा। देने की बात आई तो दिया भी उनको, लेने की बात आई तो लिया भी। लेकिन बड़े भाई के रूप में जिस तरीका का बर्ताव हमारे देश का रहा, वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसकी सराहना हुई है, ये समझना पड़ेगा। दूसरा, जो भी G20 की टेबल से जो संदेश जाएगा, निश्चित तौर से बहुत बेहतरीन संदेश होगा। 200 मीटिंगें मायने रखती हैं। आज तक 2008 के बाद जितनी भी G20 की मीटिंग हुई हैं, तो उनकी हम समीक्षा करें तो किसी भी सम्मेलन में 200 से ज़्यादा मीटिंगें नहीं हुई। पहली बार 200 के आसपास मीटिंगें हुई हैं। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि सम्मेलन खत्म हो जाने के बाद, राष्ट्राध्यक्षों के वापस जाने के बाद भी मीटिंगें चलेगी। अधिकतर ऐसी जब सम्मेलन होते हैं तो जब समापन होता है, समापन के बाद सारे लोग अधिकतर अपने अपने देश के लिए रवानगी कर जाते हैं। लेकिन किस तरीके से इसको आगे ले जाना है, कम समय में आगे ले जाना है, और किस तरीके से देश को विश्व को संदेश देना है, ये सब चलता रहेगा। इसकी समीक्षा खुद स्वयं मोदी जी कर रहे हैं कि जो भी कूटनीतिक तरीके से निर्णय लिए जाएंगे, या जो भी ड्राफ्ट तैयार होगा कॉमन, उसके बाद कितना हम आगे बढ़ें। मुझे लगता है 3 दिन या 4 दिन और आगे तक मीटिंग चलेगी। 16-17 तक शायद मीटिंग आगे नहीं, 22 तारीख तक 22 तारीख तक जो है मीटिंग चलेंगी। तो ये मुंबई भी में होने वाली है, रायपुर में होने वाली है, ऐसे अलग अलग शहर को चिन्हित कर दिया गया है। बनारस में, वाराणसी में होने वाली है। वहाँ पर मेरे ख्याल से राष्ट्राध्यक्ष जब जाएंगे, जो बात आप कह रहे हैं, उसके बाद वो तमाम लोग जिनको क्रियान्वयन करना होगा, जिनको बाकायदा ये कह दिया गया होगा कि भाई अब हमने ये MOU साइन कर लिए हैं, अब इनकी निटिग्रिटीज़ में जाइए, फाइनल कीजिए। खाली किताबों तक या पेपर्स तक, फाइलों तक ये नहीं रहना चाहिए। क्यों विपिन जी? इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि अगर हम सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में बात करें, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो ये एक आम आदमी ये अब उम्मीद लगा के बैठा है कि अमल कितना हो रहा है और कितने रोजगार मिल रहे हैं। और निश्चित बात है, एक नींव रख दी गई है नए भारत की। हम लोग राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, न्यू इंडिया की बात चल रही है, इस समय नए भारत की बात चल रही है। तो यहाँ पर एक बात संज्ञान में लेनी चाहिए कि हम लोग विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और जो बार बार बात चल रही है मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर हिंदुस्तान मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज है। तो विपिन जी, और यहाँ पर एक बात मुझे बस, मैं आसान शब्दों में, मेरे जो व्यूअर हैं उनको बहुत आसान शब्दों में आप समझाइए कि अगर विपिन जी इंडिया है, भारत है, और मान लीजिए मैं कोई और देश हूँ, कोई और मुल्क हूँ, अब आपको बनना है तीसरी इकोनॉमी, तो मैं क्या करूँ? आपको बनना है तो मैं क्यों आपको मदद करूँगी? आप में ऐसा क्या है,
या आप ऐसा मुझे क्या दे रहे हैं कि मैं आपके उस सपने को विश्व गुरु बनने के, आपके उस जो आपके अंदर लगन है कि नहीं हमें तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है, व्हाई शुड आई बी इंटरेस्टेड इन यू? क्यों? एक्सेलेंट, आई थिंक आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू रूबिका जी, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। और देखिए कि एक तो मैंने जिक्र करा नेतृत्व का, कि यहाँ पर केवल विश्व का, केवल अपने देश का नेतृत्व नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी, लेकिन साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उनकी तरफ देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान जाना किस चीज के लिए जाता है? इनोवेशन के लिए। जैसे मैंने पहले इस बात का उल्लेख करा कि आयुर्वेदा हिंदुस्तान में उसका वहां से आगाज हुआ आयुर्वेदा का, और वही से बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, 5G 6G की बात करें, और सबसे बड़ी बात है जो स्टार्टअप कल्चर है, जो हिंदुस्तान ने जिस तरह से उसको बढ़ावा मिला है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्टार्टअप्स थे पहले के, आज के तारीख में वो यूनिकॉर्न्स बन गए हैं। तो यहाँ पर मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें, और हिंदुस्तान की तरफ इसलिए बाकी मुल्क देख रहे हैं, और वो उसका कारण है कि यहाँ पर हमारा जो इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है। पहले एक दौर था सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हिंदुस्तान दिया करते थे, हमारे डॉक्टर्स ने धूम मचाई। क्रिएटिविटी और इनोवेशन और दूसरा टेक्नोलॉजी, ये दो चीजें आपने गिनाई हैं। मैं बाकी मेहमानों से भी इस सवाल का जवाब चाहती हूँ। इंडिया में बाकी मुल्कों को क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए, आप मुझे बताइएगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता देना चाहती हूँ। G20 आयोजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। 9-10 सितंबर को दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजन होने वाला है, ये प्रधानमंत्री ने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट किया है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी पर बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि भारत द्वारा आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन है, इसकी प्रेसिडेंसी हमें मिली है। अगले 2 दिनों में जो वैश्विक नेता हैं उनसे सार्थक चर्चा की मैं आशा कर रहा हूँ। मानव केंद्रित समावेशी विकास में नया मार्ग प्रशस्त होगा, हम भी यही दुआ कर रहे हैं, आमीन। भारत की G20 प्रेसिडेंसी थीम सांस्कृतिक लोकाचार में निहित है, वो ये लिख रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की थीम, ये पीएम ने बकायदा एक पूरा बड़ा सा ट्वीट किया है। हमारे विश्व दृष्टिकोण के साथ गहराई से ये सारी बातें मेल खाती है। G20 प्रेसिडेंसी समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक, कार्य उन्मुख रही है। ग्लोबल साउथ की विकासात्मक चिंताओं को आवाज हमने दी है। प्रगति के लिए भारत का मानव केंद्रित तरीके पर फोकस रहने वाला है। जो वंचित है, जो अंतिम व्यक्ति की सेवा का गांधी जी का मिशन है, वो हमारे जहन में अभी भी रचा बसा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम आगे लिख रहे हैं, G20 में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर सत्र को मैं संबोधित भी करने वाला हूं। विश्व समुदाय की प्रमुख चिंता के कई सारे मुद्दे इसमें शामिल किए जाएंगे। मजबूत, टिकाऊ, समावेशी और बैलेंस डेवलपमेंट इसका अहम हिस्सा रहने वाला है। SDGs हरित विकास समझौते की प्रगति में हम तेजी चाहते हैं। 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत करना चाहते हैं। तकनीकी परिवर्तन, DPI जैसे भविष्य के जो क्षेत्र हैं वो हमारे लिए प्रायोरिटी बेसिस पर हम उसे रखने वाले हैं। लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, माय फेवरेट, वैश्विक शांति पर काम हमें करना ज़रूरी है और हम करेंगे। ये पीएम मोदी हैं जो अपनी बात लिख रहे हैं। कई नेताओं और डेलीगेट से द्विपक्षीय बैठकें भी मैं करने वाला हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट अब से कुछ देर पहले आया है। अदिति, इसमें जो भी बातें पीएम कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो पहली दफ़ा कह रहे हैं, बल्कि अब वो ये चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं ये कोई एक पन्ने में समाहित हो गया भाषण नहीं है कि मुझे फला जगह पर जाना था, भाषण देना था और बात ख़त्म। वो बार बार जब ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वन फैमिली, ये पूरी दुनिया जो है वो एक फैमिली है, वो जब ये कहते हैं कि ये जितनी भी साउथ की कंट्रीज़ हैं जिनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है, ये सब हमारे प्रायोरिटी में है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ बातें नहीं रहेंगी, इसको अमली जामा भी पहनाया जाएगा। जैसे हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज होता कुछ नहीं है उसमें,
दैट्स वेयर कम इन लीडरशिप। आपने अभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत सवाल इससे पहले किया था, उस पर भी मैं जिक्र करूंगी, और वो सवाल, उसका जवाब और ये ट्वीट, सब कुछ मिलता है। ये है आत्मविश्वास। रशिया सवाल उठा रहा है, बाली में जो पैराग्राफ था उसको लेकर अब सवाल उठा रहे हैं कि ये लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। चाइना कह रहा है कि आप वासुदेव कुटुंबकम अपनी लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो उसको वन अर्थ, वन फैमिली, वन नेशन, तमाम चीज़ें कई, वन फ्यूचर। लेकिन ये आत्मविश्वास देखिए कि एक बार फिर जब G20 शुरू हो चुका है लगभग, और ऐसे में एक बार फिर उन्होंने भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का विजन, प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ लोगों का जो आत्मविश्वास लेकर आगे बढ़ते हैं, और उसको सिर्फ अपने ही भारत या अपने ही लोगों के साथ नहीं, पूरे विश्व के साथ उनको साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे ही नहीं, जो आपने कहा कि मैं क्यों आपकी तीसरी अर्थव्यवस्था में साथ चलूं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब कोविड में बड़े बड़े अर्थ जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी वो देश पस्त हो गए, तब भारत ने वैक्सीन बनाई। ये लीडरशिप है जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि हमें दामन थामना, हाथ थामना पड़ेगा इंडिया का, कभी भी कुछ हो जाए तो इंडिया लीडरशिप दिखाता है। आज स्पेस में भारत पहुंचा है। रशिया यूक्रेन वॉर में तेल लेना है नहीं लेना, रशिया से क्या संबंध करने हैं, भारत का स्टैंड रहा है। अभी जेलेंस्की आना चाहते थे, भारत ने स्टैंड लिया। तमाम चीज़ों में भारत लीडरशिप, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप है, और यही वजह है कि आज हम तीसरी अर्थव्यवस्था बने नहीं है, लेकिन हमसे ज़्यादा वो दूसरे देश जो आज हमारे साथ रहना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि ये बन के रहेंगे। ये वजह है कि भारत का फ्यूचर वो सुनहरी चिड़िया है, लेकिन हमारे साथ साथ दूसरे नेशंस को इस बात का विश्वास है कि जब कोविड काल में ऐसा हो सकता है, तो अब भारत गोल्डन कहानी लिखने को पूरा तैयार है, और हमारा भविष्य भारत के साथ सिक्योर है। और वापस वही लाइन ना, वो आपदा में अवसर। सब सोच रहे थे अपना घर बसा लो, अपना घर बचा लो, लेकिन ये लीडरशिप ही है ना। बहुत अब ज़्यादातर तो आपको फॉलोवर्स ही नज़र आते हैं। वन हु लीड्स बिकम द लीडर। और ऑर्बिट शिफ्ट ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि आज मेरे उस सवाल का जवाब हर किसी के पास है कि वाई शुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन इंडिया। भारत में किसी को कोई क्यों दिलचस्पी होनी चाहिए। मैं अगर ये सवाल एक बार फिर पूछूं तो मुझे पूरा यकीन है कि बाकी मेरे 4 मेहमान भी इस पर लंबी बात कर सकते हैं कि क्यों हिंदुस्तान पर दुनिया को आज एतबार करना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन अब मेहमानों की सिलसिला आने का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि 4:50, देखिए 4 मिनट बाकी है अभी, 6 मिनट इनफैक्ट। 4:50 पर सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान जो हैं क्राउन प्रिंस, वो पहुंचने वाले हैं।